हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए एक नए एडिशन का शुरुआत कर रहे हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें आपका प्रीवियस ईयर भी दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस बुक का खास बात यह है कि इसमें आपका कंप्लीटली आपका थ्योरी दिया गया है, कंप्लीटली आपका जीके प्लस साइंस, इन सभी का कलेक्शन आपको दिया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, करंट अफेयर्स की अगर बात करेंगे तो इसमें आपके लगभग आपके ग्रुप डी के अंतर्गत 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट आपके पूछे जाते हैं, तो करंट में आपको अलग से कवर कराऊंगा। आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और देखिए, इस बुक का खास बात यह है कि इसमें जो पॉइंट बाय पॉइंट आपका थ्योरी दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहो तो इसको आप लगा भी सकते हो, ये काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितनी भी आपका रिलेटेड आपका फैक्ट है, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स मिल जाएगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएँ। इसके अलावा इसका जो है आंसर आपको टिक करके भी दिया जाता है, ताकि क्या है कि आप प्रॉपर तरीका से इसको आप रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। देखिए, बिल्कुल हम लोग जो है 0 से लेकर के मतलब 100% एक्यूरेसी तक हम लोग क्लास को कवर करेंगे। और इस बुक का खास बात यह है कि इसमें आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से सारे आपके मटेरियल्स आपको दिया गया है। तो लेक्चर आपका खत्म होता है, अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको अवश्य ज्वाइन करना है ताकि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएँ। और देखिए, आज का जो पहला आपका सेशन है, इसमें आपका टोटल 115 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंडिला होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। ये ऑलरेडी 2022 के शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर जो है, ये आपका बल आघूर्ण का मात्रक होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप चीज़ों को रिवीजन करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि जुलाई में आपका ग्रुप डी का एग्जाम आपका कंडक्ट होना है, या अन्य किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की कर रहे हो, तो इन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। फ़ारेनहाइट, केल्विन, पास्कल, सेल्सियस। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा केल्विन, जो तापमान का मात्रक होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। लगभग मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चन आपका जो है अब आपका बनने चाहिए। जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल है ये धीरे धीरे आपका अप होते जाएगा। तो देखिए, पूछा है कि संवेग का मात्रक क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर ए दिया है तो बिल्कुल आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सरफेस टेंशन का आपको डायमेंशन आपको फॉर्मूला पूछा जा रहा है। पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका mt माइनस आपका 2 होता है। ध्यान रखेंगे, mt-2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये आपके पारसेक होता है। जबकि दूरी की मात्रक की अगर बात करेंगे तो ये आपका प्रकाश वर्ष आपके होते हैं। अगर पूछा जाता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻, ये आपका 15 मीटर के इक्वल होता है। तो डी ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई क्या है। तो देखिए, इसे डॉप्शन में मापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत का सूत्र होता है हमारा O3, जो कि जो है ऑक्सीजन का 3 परमाणु से मिल करके आपके बने होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। रेडियो एक्टिविटी के जो खोज किया गया था ये मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। जबकि रेडियम की बात करेंगे तो ये आपका जो है हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। रेडियम का खोज किसने किया था, तो ये मैडम क्यूरी ने किया था। जबकि दोस्तों, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि जो रेडियो एक्टिविटी का खोज है ये किसके द्वारा, रेडियो सक्रियता का, तो ये मैडम क्यूरी ये आपका किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, पूछा रहे कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मापन की ब्रिटिश प्रणाली में कौन सी इकाई होती है। मापन की ब्रिटिश प्रणाली में कौन सी इकाई होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा FPS। इसमें आपका जो है लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक आपका सेकेंड होता है, जिसे FPS प्रणाली कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है, ये फ्रेंड्स आपको बताना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करे तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य को भार प्रतीत होगा। जब कोई लिफ्ट त्वरित गति के साथ ऊपर की ओर जा रही होती है तो वैसे केस में अपने भार से अपेक्षाकृत ज़्यादा भार अनुभव होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला है एक अर्धवृत्ताकार खेत का चक्कर लगाने पर विस्थापन का मान कितना होगा। कोई अर्धवृत्ताकार खेत है, इसका चक्कर लगाने पर जो आपका परिधि होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 2r। जबकि अगर पूरा अगर वृत्त है, इसमें अगर चक्कर लगाया जाए तो इसमें बार बार जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, ये आपका 0 होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु जहाँ से चलना प्रारंभ किया है वहीं पर ये पुनः आएगा, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका कार्य 0 होगा। जबकि अर्धवृत्ताकार रहेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2r, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि कंबल को झड़काने पर धूल मिट्टी के कण का नीचे गिरना गति के कौन से नियम का पालन करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा गति का प्रथम नियम, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बुक का खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें जो क्वेश्चन का आपका कलेक्शन है ये काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी आपका जो है बेटर होगा आपके एग्जाम के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि सिलेक्ट हुआ है ये बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक तरीका से, इस कारण से इस बुक को मैंने आपको प्रीफेयर भी किया है। अगला क्वेश्चन है कि बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम को पुष्टि करता है। तो न्यूटन का आपका थर्ड लॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्रिया का जो है प्रतिक्रिया नियम, जो न्यूटन का आपका थर्ड गति लॉ है। प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक द्वारा चलाई गई गोली, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्रिकेट के खेल में कैच जो है लपकने के बाद छत्ररक्षक द्वारा गेंद के साथ अपने हाथ को पीछे की ओर खिसकाना गति के किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यूटन गति का द्वितीयक नियम का प्रदर्शन होता है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है एक पेंडुलम की लंबाई 10 मीटर है तो पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर बताइए सही आंसर आपका क्या है। तो देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक पेंडुलम की लंबाई 10 मीटर है तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा, ये फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 2 पाई आपका सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि जब किसी उत्तोलक घड़ी को चंद्रमा पर लेकर के जाया जाता है तो इसमें क्या प्रभाव आएगा। तो पेंडुलम सुस्त हो जाएगा, क्योंकि ये मेनली ये आपके जी के वैल्यू पर आपका डिपेंड करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लोलक की घड़ियां, अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। गर्मियों के दिन में जो घड़ियां होती है इसकी लोलक एक्सपेंस करती है। धातु की बनी हुए सभी पदार्थ होते हैं, वो धातु के सभी पदार्थ जो गर्मी के दिनों में फैलते हैं एक्सपेंस करता है। तो वैसे केस में लोलक की जो लंबाई है ये बढ़ जाती है और ये आपका सुस्त हो जाती है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोलक की लंबाई आपकी बढ़ जाती है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ संबंधित है जड़त्व से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार की गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार गति करते हैं, वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है जिसपे निगेटिव चार्ज होता है और नाभिक के अंतर्गत न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्य अवस्था पर वेग का मान क्या होगा। सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्य अवस्था पर वेग का मान क्या होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अधिकतम, फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आवेग यानी इंपल्स का सूत्र क्या है। इंपल्स की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बल इंटू समय अंतराल, जिसे इंपल्स या आवेग कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में रिपीट भी किया गया है और अभी हाल ही में आपका टेक्नीशियन के एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। जी का वैल्यू होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका फ्रेंड्स केजी स्क्वायर होता है। तो ध्यान में रखेंगे चीज़ें। अब बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। पहला ऑप्शन है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बिल्कुल हमारा सटीक आंसर जो है पहला आपको दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्री बल की ओर कार्य करता है। जब भी कभी बल जो है केंद्र से बाहर की ओर लगता है इसे अपकेंद्रन बल कहा जाता है, जबकि केंद्र की ओर लगेगा तो इसे अभिकेंद्रन बल कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है? बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है? तो देखिए गति का दूसरा नियम परिभाषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए बात किया जा रहा है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये देखिए आपका न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तो वस्तु का भार क्या होगा? भार पूछा जा रहा है, अर्थात W = हमारा फॉर्मूला mg होता है। इसका मास दिया हुआ है 5, g का वैल्यू लगभग आप 9.8 इसका एग्जैक्ट होता है। करीब आप इसको 10 के करीब लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में एक भी ऑप्शन नहीं है। तो इसको अगर 10 लेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, यानी कौन सा बल है जो संपर्क बल है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। संपर्क बल की अगर देखिए बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल, जो संपर्क में आने के कारण से लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा देखिए पूछे जा रहे कि 9.8 न्यूटन वजन वाले एक निकाय पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण को उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक होगा? G = आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ पर पुट करना है। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है W = आपका mg, जिसमें कि देखिए W का मान ऑलरेडी आपको दिया गया है 9.8 और G का भी वैल्यू हमारा 9.8 दिया गया। ये फ्रेंड्स आपके कंप्लीटली कटेगा तो जो आपका m का वैल्यू है ये आपका 1 निकल के आएगा। अब देखिए पूछा है इन्होंने कि जो है बल आपका कितना होगा। F = हमारा फॉर्मूला होता है आपका ma। अब देखिए आपका फोर्स निकालना है, m कितना होगा। m का देखिए वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया गया है आपका 1। अब a को हम लोग g भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपका देखिए 9.8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो f का वैल्यू आपका दोस्तों निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी 9.8 आएगा। हालांकि न्यूमेरिकल को स्किप करके ही चलेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको डेली आपको मिल जाता है, तो आप लोग इसका कंप्लीटली जो है आप सॉल्यूशन इसका लगाएंगे, ठीक है। और जिसमें कि सॉल्यूशन में अगर दोस्तों बात करें तो इसका सॉल्यूशन जो मिलता है काफ़ी आपका जो है बेहतरीन मिलता है। इससे रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, तो आपको कंप्लीटली जो है आपको सॉल्व करनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कुल्ली 120 न्यूटन के भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? डायरेक्टली गुना कर दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 200 आपका 40 जूल निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण का मान कितना होगा? तो सिंपल सा आपका है 90 डिग्री आपका हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा कार्य होता है W = आपका FS आपका cos थीटा होता है। cos 90 को पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी नए छात्र हैं, अगर आप RRC ग्रुप डी के लिए बेहतर इंप्रूवमेंट करना है तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर एक फुल आपको टेस्ट मिलेगा जो ओवरऑल आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बुक वगैरह टोटल मिलता है। साथ ही साथ पटना में कार्यरत सभी संस्थान का A to Z आपको क्लास नोट्स मिल जाता है, प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट का कंप्लीटली आपको यहाँ पर PDF मटेरियल्स, प्लस आपको जो है एज ए टेस्ट इसको आप लगाएंगे भी, प्लस आपको लेक्चर वाली क्लास विज्ञान जी के A to Z आपका नोट्स, प्लस फुल टेस्ट में रीजनिंग मैथमेटिक्स A to Z मिलता है, जिसका फिर 99 वन टाइम पेमेंट करना है। बुक की अगर बात करेंगे तो मार्केट का ऐसा कोई बुक नहीं होगा जो कि आपको नहीं प्रोवाइड किया गया हो। टोटल आपको बुक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चलता है। वन टाइम आपको 99 पेमेंट करके ज्वाइन करना है। अगर आपको किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की अगर आपको बुक चाहिए तो बिल्कुल आप कॉल या SMS करेंगे तो ये कंप्लीटली आपको फ्रेंड्स प्रोवाइड आपको की जाती है। जो नए छात्र हैं इस पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। आइए फ्रेंड्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि वृत्ताकार पथ पर किए गए कार्य का मान होता है। वृत्ताकार पथ पर किए गए कार्य का मान होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके फ्रेंड्स आपके 0 होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक अर्घ का मान कितना होता है? RRC ग्रुप डी 2022 का छपा हुआ क्वेश्चन है। एक अर्घ इक्वल टू कितने होते हैं? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है।
एक अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर क्या कहलाती है। काफी सारे छात्र लगातार इस क्वेश्चन में गलत करते हैं। कार्य करने की दर को फ्रेंड्स आपका कहा जाता है शक्ति, जबकि कार्य करने की अगर पूछा जाता है क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है। आइंस्टीन ने ऊर्जा एवं द्रव्यमान को किस समीकरण के माध्यम से बताया था। आइंस्टीन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है E बराबर mc², जो बराबर क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो लगाइए आंसर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गति का व्यंजक सूत्र क्या होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है। सॉरी फ्रेंड्स गलत है। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको पूछा जा रहा है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv आपका स्क्वायर, जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। जबकि स्थितिज एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है mgh। तो देखिए हाफ mv², ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे हैं कि पवन ऊर्जा में ऊर्जा के किस रूप का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है या परिवर्तन होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, या इसे आप गतिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जितना तारीफ की जाए ये बिल्कुल आपका कम है, क्योंकि दोस्तों बराबर आपका रिपीट किया जाता है और इस बुक को मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। इस बुक को फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली डाल दिया गया है, और जो छात्र ऐड नहीं है मैं फिर से एक बार बता दूं, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेना। आवश्यकता से अधिक आपको मटेरियल्स अगर लेना है तो इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली टेस्ट वगैरह A to Z क्लास लेक्चर वाली सारी चीज़ें यहाँ पर आपका A to Z आपको प्रोवाइड की जाती है। तो बेहिचक आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी जरूर लें। अगला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहा जाता है सितार। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कैलोरी में कितने जूल होता है। एक कैलोरी में टोटल आपका 4.2 जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.2 जूल के बराबर होता है। भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं का ऊपर उठना ऊष्मा संचरण की किस विधि से संबंधित है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं का ऊपर उठना ऊष्मा संचरण की किस विधि पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवहन विधि, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का नहीं। तो ये हमारा कहलाता है बंद निकाय, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है। सेल्सियस में लगभग आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि ऊष्मा के हस्तांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है। ऊष्मा के हस्तांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बंद कमरे में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि से होता है। बंद कमरे में ऊष्मा का हस्तांतरण आपका होता है संवहन विधि के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेल्सियस या फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है -40 डिग्री सेल्सियस जो है ये फ़ारेनहाइट और आपका जो है सेल्सियस, इन दोनों पर आपका इक्वल वैल्यू को दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के फलस्वरूप होता है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य के अंतर्गत हाइड्रोजन लगभग आपका 79%, और जो आपके हाइड्रोजन और हीलियम की अगर बात करेंगे तो ये आपका 20, शायद कि आपका यहाँ पर गलत हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग जो है ठीक करेंगे। देखिए जो हमारा सूर्य है, ध्यान रखेंगे ये जो हमारा सूर्य है इसके अंतर्गत हाइड्रोजन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आपका टोटल 71% आपका पाया जाता है। ठीक है, 71% आपका पाया जाता है। जबकि हीलियम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 29% आपका पाया जाता है।
और जब हाइड्रोजन और हीलियम आपस में रिएक्ट करता है तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो सूर्य में लगातार ऊष्मा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं पर दिया ही नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन का संलयन। अगला प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर बदलिए। तो सिंपली केल्विन में जाने के लिए 273 यहाँ पर आपको ऐड करना है। ऐड करके फटाफट आप लोग आंसर इसका करिए, करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी उष्मागतिकी प्रक्रम में इस प्रकार परिवर्तन हो कि आयतन नियत रहे, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो देखिए साथियों, इस प्रक्रम को कहा जाता है सम आयन जो है आयतनिक प्रक्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है। एक कंपन में लगा समय को कहा जाता है आवर्तकाल। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। फटाफट आंसर करेंगे। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है। तो देखिए 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के मध्य श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भूकंप आने से पहले कौन सी तरंगों का निर्माण होता है। भूकंप आने से पहले किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपसरबी तरंगे उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो देखिए इसे कहा जाता है फ्रेंड्स आपका तारत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि ध्वनि कितनी तेज कहलाती है। बताइए ध्वनि का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि ध्वनि कितनी तेज है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है तीव्रता, इंटेंसिटी। सी आपका करेक्ट है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, यानी SONAR का पूर्ण रूप क्या है। इसे कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहा जाता है। तो देखिए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न फिर कहा जा रहा है कि मनुष्य के लिए मानक जो है ध्वनि स्तर क्या है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 से आपका जो है 60 dB जो है यह मनुष्य के लिए आपका लीगल है। और देखिए ध्वनि की तीव्रता का मात्रक आपका डेसिबल होता है। CT स्कैन में किस किरण का उपयोग किया जाता है। कई बार देखिए अब आपका प्रश्न पूछा जाता है कि जो CT स्कैन किया जाता है, CT का फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है। इसे कम्यूटेड टोमोग्राफी कहा जाता है। CT का मतलब होता है कम्यूटेड टोमोग्राफी। CT स्कैन में किस प्रकार का किरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण का खोज WC रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है आपका तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है उड़ने पूछा जा रहा है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का प्रयोग करता है। चमगादड़ जो होता है ये 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि को प्रोड्यूस करता है, जिनके कारण इसे इको प्रोड्यूस होकर के रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई पड़ता है। और देखिए 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि को हम लोग पराश्रवी तरंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। हमारा फॉर्मूला होता है V = आपका IR। देखिए 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 हो जाएगा। I का मान दिया गया है 2 इंटू आपका यहाँ पर R हो जाएगा। रेसिस्टेंस निकालना है, 2 से 5 में आपका डिवाइड होगा तो 2.5 करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल आपका फ्रेंड्स करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर किसी वायर का आधा कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन के भिन्न भिन्न प्रतिरोधकों में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब भी कभी सीरीज में किसी भी जो है युक्ति को जोड़ा जाता है तो वैसे केस में जो धारा होता है पूछा जाता है कि धारा का मान क्या होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखना है धारा का जो मान होता है ये समान होता है लेकिन आपका वोल्ट बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध को अगर दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला होता है V = IR। कहा जा रहा है कि यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो देखिए विद्युत धारा पूछा जा रहा है यानी कि I पूछा जा रहा है। I = हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V/R। तो फ्रेंड्स देखिए जब भी कभी पूछा जा रहा है प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में अगर 2 गुना करेंगे तो जो है
आई का जो मान है ये आपका जो है डायरेक्टली आपका क्या होगा, 2 गुना आपका कम हो जाएगा। तो आप सभी लोग आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। 2 गुना कम होने का मतलब क्या है, यानी कि डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा अगर 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आधी हो जाएगी। बी ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा कितने हर्ज पर होती है। तो ये तो मैंने कई बार आपको कवर भी कराया है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 220 वोल्ट और 50 हर्ज होती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए विद्युत मोटर आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा एसी से दृष्ट धारा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, दृष्टिकारी। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका किया जाता है दृष्टिकारी, यानी जिसे हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का मुख्य कार्य होता है एसी को डीसी के रूप में कन्वर्ट करना। तो डी ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे के समय में 10 एम्पियर के धारा प्रवाह से हस्तांतरित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी। बताइए फ्रेंड्स आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आपका IT हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है पूछा जा रहा है कि धारा आवेश की मात्रा क्या होगा। I का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया गया है 10। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो 1 घंटे में, तो फिर इसको आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 घंटे को। तो यहाँ पर देखिए आपको सेकेंड में लेकर के जाना है, तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3 बार गुना करना है। एक बार गुना करेंगे तो घंटा आपका मिनट में आएगा, फिर मिनट से हमें सेकेंड में ले जाना है। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, इसका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप लोग कैलकुलेट करिए। इसका देखिए एग्जैक्ट जो आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 3.6 इंटू 10 टू दी पावर आपका 4 निकल के आएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उपकरण जो दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा एसी में कन्वर्ट करता है, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर का काम क्या है, तो डीसी को एसी में बदलना, और एसी से डीसी में बदलने का काम है आपका रेक्टिफायर का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। चलिए, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सीसा संचायक सेल। प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है क्योंकि ये पुनः रिचार्ज किया जाता है। क्यूरी ताप हुआ ताप है जिस पर कोई चुंबक चुंबकीय गुण को खो देता है, इसे क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती है। पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सपोज दैट ये आपका क्षण चुंबक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दक्षिणी ध्रुव से आपका उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी ये आपका साउथ है, ये फ्रेंड्स आपका नॉर्थ है। तो इधर से आपके चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी और इधर की ओर आपका एंटर करेगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, गाउस टेस्ला किस भौतिक के मात्रक है। गाउस और टेस्ला किस भौतिक के मात्रक है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई को प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए किसकी प्रयोग की जाती है। तो सही आंसर है वेबर, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लौ चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति क्या होगी। लौ चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। जब किसी चुंबक को गर्म किया जाता है या तेल में डुबाया जाता है या ऊंचाई से गिराया जाता है, तो वैसे केस में चुंबक अपना जो है मैग्नेटिज्म को खो देता है। अगला प्रश्न है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। हेनरी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्रक का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए थे। फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए थे, तो टोटल इन्होंने 2 नियम दिया था। बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए अभी रिसेंटली मैंने आपको कवर कराया है, ये फ्रेंड्स आपका जो है नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है किसी तार में प्रभावित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है। तो पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण से 35 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इस पर पूछा जा रहा है कि आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए किसी जो है कोई प्रकाश किरण है जो समतल दर्पण पर आपतित होकर के 35 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है तो पूछा जा रहा है कि जो आपका है परावर्तन कोण का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो है 81 का आंसर आप लोग बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। जैसे कि सपोज दैट कि ये आपका आपतन कोण है, ये आपका आपतन कोण है, तो पूछा जा रहा है कि जो आपका परावर्तन कोण होगा ये आपका कितना होगा, ये आपको यहाँ पर दोस्तों पूछे जा रहे हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपके आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर स्थित हो तो पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब किस प्रकार के होंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आंखों की वक्रता की समिति में कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है। आंखों की वक्रता की सममिति में कमी होने पर कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा अबिंदुकता होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो है वर्धनता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, वर्धनता रोग से पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः किस रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है। देखिए एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लाल व हरे रंग में विविधता नहीं कर पाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। खतरे के संकेत किस प्रकार परिघटना के कारण लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और परिकिरणन कम होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, परिकिरणन कम होने के कारण से इसे आपको जो है खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यदि दो दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। 360 में सिंपली आपको यहाँ पर 60 से डिवाइड करना है, तो मुझे लगता है आपका 6 आ जाएगा। बट दोस्तों अगर आपका 6 आ जाता है, जब आपका सम संख्या आ जाता है तो इसमें से आपको एक को माइनस करना है। एक को माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश की चाल क्रमशः बताएं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में, सबसे अधिक आपका होता है निर्वात में। तो पहला आपका निर्वात आएगा, फिर आपका गैस, द्रव और फिर आपका ठोस आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मृग मरीचिका दिखाई देने का क्या कारण है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। कहा जा रहा है कि वाहनों के पार्श्व यानी पश्च देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका उत्तल दर्पण का किया जाता है, बी करेक्ट है। मोतियाबिंद के उपचार में प्रयुक्त किया जाने वाला लेंस किस प्रकार का होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं इंट्रा जो है ओकुलर लेंस, ध्यान में रखेंगे, इसे हम लोग इंट्रा ओकुलर लेंस कहते हैं, जो मोतियाबिंद के उपचार के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि इस बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर विस्थापित हो जाएगा। देखिए इसका मैं आंसर आपको करा दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन आपका बी निकल करके आएगा। इसको फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता डायऑप्टर होती है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। लेंस की क्षमता होती है, तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देने का कारण क्या है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट का जा रहा है कि भारी तत्वों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर अस्थायित्व में डैश होती है। प्रश्न का जा रहा है भारी तत्वों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर अस्थायित्व में डैश होती है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अस्थायित्व में वृद्धि होता है, बी करेक्ट है। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की सहायता से न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया था। न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक है एनरिको फर्मी, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है। कैडमियम छड़ है,
डी आपका सही है। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुलर, क्यूरी दंपति, एनरिको फर्मी, ऑटो हॉर्न। तो देखिए आपका हेनरी बेकुलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, सीसा में। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत बड़े भंडारण पाए जाते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडारण पाए जाते हैं। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। तो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा थोरियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की प्रकृति कैसी होती है? नाभिक की प्रकृति धनावेशित होता है। फर्स्ट करेक्ट है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 6 महीने है। पदार्थ का 3/4 कितने समय में क्षय हो जाएगा? तो देखिए हमारा सही आंसर आएगा यहाँ पर 12 महीने में। डी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, लेजर किरणें के आविष्कार किसने किया था? लेजर किरण का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था आपका थियोडोर मेमन के द्वारा। जो है लेजर किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका देखिए थियोडोर मेमन के द्वारा किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है एलन जो है ट्यूरिंग को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। फैक्स प्रणाली का आविष्कार डैश द्वारा डैश में किया गया था। फैक्स प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? फैक्स प्रणाली का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर वेल के द्वारा, और ये 1843 में किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। रिवॉल्वर का खोजकर्ता कौन है? ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। रिवॉल्वर का खोज किया था सैमुअल कॉल्ट ने। अगला कहा जा रहा है कि कैस्कोग्राफ के आविष्कार कौन है? चलिए कैस्कोग्राफ का जो है आविष्कारक ये कौन है? चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था जेसी बॉस के द्वारा। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जेसी बॉस ने। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? अल्वा जो है एडिसन है, इन्होंने दोस्तों आपका विद्युत बल्ब का आविष्कार। देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है कि एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है कि एडिसन ने किसका आविष्कार किया था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहे बेकुलर के खोजकर्ता कौन है? बेकुलर के खोजकर्ता ये पूछा जा रहा है कि कौन है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, पास्कल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का दोस्तों आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है कि रमन प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? रमन प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सीवी रमन ने दिया था, जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है? तो वायुयान का आविष्कार किया गया था आर विले एवं आपका जो है विलवर के द्वारा वायुयान का आविष्कार किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में टोटल आपका 115 क्वेश्चन दिया गया था, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फाइनली हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।